आज हम लोग द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सेकेंड पार्ट के बारे में देखेंगे। तो आपको पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे आपको देखना है ए न्यू कंजरवेटिज्म आफ्टर 1815। तो इसमें अगर देखें तो 1815 में कंजर्वेटिव यूरोप पावर्स सच एज ए ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया डिफेटेड नेपोलियन इन बैटल वाटरलू बैटल ऑफ वाटरलू 18 जून 1815। आपको पता है कि ये जो ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया हैं, ये सभी जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स थी, या कहें वहाँ पर कंजर्वेटिव वाली व्यवस्थाएं संचालित थी। तो इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध एक अभियान किया जिसे वाटरलू के युद्ध से नाम से जानते हैं, और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन डिफीट हुआ था। तो उसके बाद हुआ क्या कि द कंजर्वेटिव बिलीव दैट द established institution of the state and society, the monarchy of church, social heights, monarchy, church, social heights, यानी कुल मिला के समझना है कि जो ये कंजर्वेटिव वाले लोग थे, कंजर्वेटिज्म वाले लोग थे, इनकी विचारधारा क्या थी। तो ये चाहते थे कि वैसा ही पहले की तरह का जो स्टेट है या सोसाइटी है, पहले की स्टेट और सोसाइटी बनी रहे। पहले की सोसाइटी में क्या था? द मोनार्ची, एक राजतंत्र होता था। द चर्च, सोशल हाइट्स एंड प्रॉपर्टी शुड बी मेंटेन, यानी ये सभी चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन बट मोस्ट कंजर्वेटिव डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू द प्री रिवोल्यूशन यानी बहुत से ऐसे कंजर्वेटिव लोग थे जो पुनः उस स्थिति पर, प्री रिवोल्यूशन की स्थिति पर नहीं जाना चाहते थे। क्यों? एज द रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन इमिटेड बाय नेपोलियन वाज कैपेबल ऑफ फर्दर स्ट्रांगनेस द मोनार्ची, यानी उन्हें यह रियलाइज हो गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस मॉडर्न व्यवस्था को शुरू किया है वह हमारे मोनार्ची को और अधिक स्ट्रांग कर सकता है या और अधिक स्ट्रांग बना सकता है। इसलिए बहुत से ऐसे कंजर्वेटिव लोग थे जो रिटर्न प्री रिवोल्यूशन इरा में नहीं जाना चाहते थे। आगे देखेंगे कि आफ्टर नेपोलियन डिफीटेड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन वियना, यानी जब नेपोलियन को पराजित किया गया तो उसके बाद जो है सभी जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स पार्टियां थी उन सभी लोगों ने क्या किया कि एक वियना में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया। इसके होस्टेस कौन थे? होस्टेस बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, यानी इस कॉन्फ्रेंस की होस्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक कर रहे थे। दिस इंक्लूड द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815, यानी इस कॉन्फ्रेंस में ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में की गई, यानी ट्रीटी ऑफ वियना हुई। इसके तहत हुआ क्या? विच वाज इंटेंडेड टू एंड मेनी ऑफ फ्रांस चेंजिंग, यानी उस समय जो फ्रांस में चेंजिंग हुए थे उन सभी चेंजों को समाप्त करना था। जैसे फर्स्ट, द पावर ऑफ बुर्बो डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड बाय डिफीटिंग नेपोलियन को पराजित करने के बाद जो पुरानी वाली बुर्बो वंश की डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी को इन्होंने फिर से रीस्टार्ट कर दिया। सेकंड, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज अंडर नेपोलियंस, यानी नेपोलियन ने जिन जिन भागों को अपने अधीन किया था उन भागों को क्या कर दिया गया? उसने फ्रांस से ले लिया गया। सी नंबर है, मेनी स्टेट वेयर इस्टेब्लिश द फ्रेंच बॉर्डर सो दैट फ्रेंच कुड नॉट एक्सपेंडेड फ्यूचर, यानी फ्रांस के बॉर्डर पर मेनी स्टेट इस्टेब्लिश कर दिए गए जिससे फ्यूचर में फ्रांस आगे ना बढ़ सके। इसे हम अंतिम स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, ये फ्रेंच है आपका, ये यहाँ पर आपका फ्रेंच है। इस फ्रेंच में अगर देखें तो ये इस उत्तर कोण पर नीदरलैंड्स को बसाया गया। देखिए पर्सिया यहाँ है, लेकिन पर्सिया को भी यहाँ पर एक भाग पर्सिया को दिया गया। इधर से
पोलैंड है और ये बीच में जो जिनेवा स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है इसे तब जिनेवा कहते थे, जिनेवा को यहाँ बसाया गया। तो इस प्रकार से जो फ्रांस का बॉर्डर था वहाँ पर नीदरलैंड, पर्सिया, जिनेवा को इस्टेब्लिश किया गया या उनको यहाँ पर बसाया गया, जिससे मतलब कि इसके वजह से फ्रांस अब फ्यूचर में अपना विस्तार न कर सके या अपना बॉर्डर एक्सपेंड न कर सके। द कंजर्वेटिव रिमेनिंग ब्रॉड वाज लॉ। अब इन्होंने कंजर्वेटिव ने किया क्या कि इस यहाँ पर सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप होता क्या है कि किसी भी प्रकार के पत्रिकाओं का, बुकों का प्रकाशन प्रतिबंधित कर दिया गया। अंडरग्राउंड द नेशनलिस्ट, और जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे उनको सबको अंडरग्राउंड कर दिया गया या नेशनलिस्टों को अंडरग्राउंड कर दिया गया। नेक्स्ट है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 एंड 1848। तो यहाँ देखें कि अब इसके बाद 1830 से 1848 के बीच का रिवॉल्यूशन है। रिवोल्ट अगेंस्ट द बोर्बो डायनेस्टी began again in July 1830, in which liberal revolution otherwise of the monarchy and established a कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। यानी कि जुलाई 1830 में बोर्बो डायनेस्टी के विरुद्ध फिर से जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने विद्रोह किया और यहाँ पर जो लुई फिलिप थे वो गद्दी छोड़कर भाग गए और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची की स्थापना की, यानी संवैधानिक राजतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की स्थापना की। अंडर विच द ओरलियन डायनेस्टी वाज फाउंडेड लीडरशिप बाय लुइस फिलिप, यानी लुई फिलिप के नेतृत्व में एक यहाँ पर अंडर मतलब कि एक प्रकार से कहें ऑर्नियल डायनेस्टी की स्थापना की गई। तो यहाँ पर जो पुरानी डायनेस्टी बोर्बो डायनेस्टी है उसको डिफीट किया गया, उसके स्थान पर किसको लाया गया? ऑर्लियन डायनेस्टी। और ये ऑर्लियन डायनेस्टी कैसी मोनार्ची है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गई। अगला है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशंस, यानी इस रिवोल्यूशंस का क्या रिजल्ट निकला जो अंडर 13 यानी जो बोर्बो डायनेस्टी का पतन हुआ, तो उसके बारे में देखना है। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ कि इस परिवर्तन में फियर्स रिबेलियन इन ब्रुसेल्स इन हैज़ रिजल्टेड इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड डिफरेंस, यानी कि जो यहाँ ये ब्रुसेल्स है इसने इस समय इस क्रांति के कारण इसने रिवोल्यूशन प्रारंभ किया या रिवोल्यूशन शुरू किया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। यानी एक प्रकार से कहें तो ब्रुसेल्स एक स्वतंत्र राज्य हो गया या स्वयं एक एस्टेब्लिश्ड राज्य बन गया। इसी प्रकार से इधर देखें तो द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स ऑफ यूनान स्टार्टेड इन 1821, यानी यूनान का जो स्ट्रगल है वो मतलब कि इनके द्वारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल संचालित था वो कब 1821 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप 1832 मेड ग्रीक एंड इंडिपेंडेंस नेशंस अंडर द ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया। यूनान को यूनान भी बोल सकते हैं, ग्रीक भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। तो यूनान जो है ट्रीटी ऑफ कुस्तुनतुनिया के तहत एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में स्थापित हुआ। इस पर ड्यूक मैटरनिक ने एक कमेंट्स किया था और ड्यूक मैटरनिक का कमेंट था व्हेन फ्रांस सीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जो पीछे की घटना हुई, जब इनका कहना है जब भी फ्रांस में कुछ होता है तो पूरे यूरोप में फैल जाता है। मतलब व्हेन फ्रांस सीजेस, जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यानी कैचेस। तो इनका ड्यूक मैटरनिक हैं जो आप बताए थे कंजर्वेटिव हैं और ये इस प्रकार के परिवर्तनों पर इन्होंने कहा था फ्रांस सेंस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैसेस कोल्ड्स। अब आ जाइए 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल। तो 1848 वाज ईयर इन विच पर्सियन टुक द स्ट्रीट ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाइड सेपरेट एम्प्लॉयमेंट्स, यानी 1848 का एक ऐसा ईयर था जिसमें पर्सिया यानी कि एक प्रकार से पेरिस कह दें या पर्सिया पेरिस में क्या हुआ, लैक ऑफ फूड एंड
एंड वाइड सेपरेट अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए और फरवरी 1848 में लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ गया। दिया है ना, फोर्स द इवेंट बी अबॉन्डेड बाय द इवेंट ऑफ फरवरी 1848, लुई फिलिप एंड द नेशनल असेंबली डिक्लेयरिंग फ्रांस ए रिपब्लिक, और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया गया। इसके पहले आप देखे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची घोषित किया गया था, अब क्या हुआ, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। और कुछ चेंजिंग किए गए। पहला, ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स एज गिवन गिवन द फ्रेंचाइज, यानी कि 21 वर्ष के सभी अधिक लोगों को एक पॉलिटिकल्स यानी वोट देने के हिस्सेदारी में शामिल किया गया। द राइट टू वर्क वाज गारंटी, काम की गारंटी दी गई। और फैक्ट्रीज वेयर सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स, यानी फैक्ट्री सेट की गई जिससे एम्प्लॉयमेंट्स मिल सके। एज ए रिजल्ट दिस रिवोल्यूशन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोपियन, इस रिवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो यूरोप के अदर पार्टों पर पड़ा। कहाँ पर, वेयर द इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट्स हैज़ नॉट इट कम टू, मतलब कि जो अभी तक ऐसे स्टेट्स, यूरोपियन स्टेट्स जहां पर अभी तक नेशन स्टेट्स नहीं आया है, इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट हैड नॉट ए कम टू एग्जिस्टेंस, सच एज कौन कौन से, जर्मनी, इटली, मॉडर्न मिडिल क्लास पीपल ऑफ द ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर लिंक द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द डिमांड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी जो इनके द्वारा अभी तक जो है डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन की, इस कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड को लिंक कर दिया गया और इसे नेशनल इंटीग्रेशन, एक राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। दैट इज द डिमांड फॉर ए नेशन स्टेट, और इन्होंने एक नेशन स्टेट की डिमांड की। कैरी फॉरवर्ड, और परिणाम स्वरूप हुआ क्या, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, या कहें कि जर्मनी का एकीकरण हुआ, या कह दें कि नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी के बारे में देखेंगे। इन द जर्मनी रीजन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वेयर मिडिल क्लास प्रोफेशंस, यानी कि एक अनेक मिडिल क्लास के जो पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग थे वो सभी एक जगह इकट्ठा हुए, जैसे बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस, आर्टिसियन कम टुगेदर सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, और ये सभी फ्रैंकफर्ट सिटी पर इकट्ठा हुए। डिसाइड टू वोट ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और सभी ने डिसाइड किया कि हम ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में वोट करेंगे। On 18 May 1848, 31 elected representatives marched in a festival procession to take their place in the Frankfurt Parliaments, यानी इसके तहत 18 मई 1848, 18 मई 1848 को 38 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्थापना करते हैं। और इस पार्लियामेंट की जो पहली बैठक है वो कहाँ होती है, कन्वेंट इन द चर्च ऑफ एस.टी. पाउल, यानी इनकी जो पार्लियामेंट है वो एस.टी. पाउल में कन्वेंस होती है या संचालित होती है। द ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी नेशनल टू बी हेल्ड बाय ए मोनार्ची सब्जेक्ट ऑल द पार्लियामेंट्स, यानी कुल मिला के यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। और इस ड्राफ्ट के तहत क्या व्यवस्था होती है वो आगे देखेंगे। ये एस.टी. पाउल चर्च की बिल्डिंग है जहाँ पर सभी 831 सदस्यों की ये एक पार्लियामेंट बैठी हुई है। आगे देखिए, व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म ऑफ फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, यानी इस जो नेशनल असेंबली थी इसने यह ऑफर किया कि जो पर्सिया के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ हैं, किंग ऑफ पर्सिया, इनको जो है हम अपने इस गणतंत्र का शासक बनाएं। ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू पीपल
द इलेक्ट असेंबली, यानी इन्होंने क्या किया कि नेशनल असेंबली का विरोध किया या इसका विरोध करते हुए ये मोनार्ची के पक्ष में जुड़ गए या मोनार्चियों की तरफ से हो लिए। while the opposition of the aristocracy and मिलिट्री बिकम स्ट्रांगर, यानी यहाँ के एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री के माध्यम से द सोशल बेसिक ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, यानी कि इन्होंने जो पार्लियामेंट थी उसको समाप्त करने का इन्होंने कार्य किया। द पार्लियामेंट वाज डिमांडेड बाय द मिडिल क्लास हु resisted the demand of workers and artisan and consequently lost their support. In this end, troops were called in, a assembly was forced to disband। अंततः इस असेंबली को समाप्त कर दिया गया या इसे नष्ट कर दिया गया। मतलब इसमें समझना है कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को इन लोगों ने अपना शासक बनाया था कि ये शासक रहेगा जो पार्लियामेंट के अधीन काम करेगा, ऐसा वह लोग शासक चाहते थे और ऐसा ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो मॉडल तैयार किया था वो बनाया था। लेकिन जब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का नाम प्रस्तावित करते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर देते हैं, उसके अपोजिशन में चले जाते हैं और करते क्या है कि मोनार्ची को सपोर्ट कर देते हैं। जितने भी अदर मोनार्ची राजतंत्र हैं उनको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि इसके परिणाम स्वरूप पार्लियामेंट की स्थिति कमज़ोर, जो नेशनल असेंबली है उसकी स्थिति कमज़ोर होती है और जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ हैं ये मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी की सहायता से या उनको प्रभाव में लेकर यहाँ पर इस असेंबली को या इस पार्लियामेंट को समाप्त कर देते हैं, जिसे हम फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जानते हैं। आगे देखें, पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप। इसके बाद क्या हुआ कि इस एकीकरण का जो यूनिफिकेशन जर्मनी का चल रहा है, अंततः जब ये क्रांति समाप्त हो गई, जब नेशनल असेंबली का अंत हो गया तो पर्सिया ने इसका लीडरशिप अपने हाथों में लिया। यानी कि पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फ्रॉम नेशनल यूनिफिकेशन। द चीफ मिनिस्टर ऑटो वान बिस्मार्क, यानी इसके जो चीफ मिनिस्टर थे पर्सिया के उनका नाम ऑटो वान बिस्मार्क था। हु द आर्टिस्ट, यानी एक आर्टिस्ट थे। दिस प्रोसेस कैरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। इन्होंने पर्सियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली और 3 वार्स ओवर 7 ईयर, यानी 3 वार हुए और 7 ईयर में विथ 3 वार्स 7 ईयर ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रेंच एंडेड इन पर्सियन विक्टोरी एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। यानी 3 वार में 7 ईयर में यानी 7 साल में 3 वार के द्वारा ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस को पराजित कर पर्सिया की विजय हुई और एक यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ आपसे पूछा जाए तो जनवरी 1871 में। और हुआ क्या कि पर्सिया किंग विलियम फर्स्ट वाज, ठीक है ना, प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर इन सेरेमनी हेल्ड वर्सिलिया या वर्साय। यानी अंततः जो पर्सिया के शासक किंग विलियम फर्स्ट हैं उनको यहाँ का शासक घोषित किया गया। इस प्रकार से अगर देखें तो इस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा होता है। अब आगे है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। यहीं से इस टॉपिक को समाप्त करते हैं।